नमस्ते सभी को, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। आज YouTube लेक्चर के माध्यम से इतिहास की सहायक आचार्य मैं सीमाचरण आज बात करना चाहूँगी आपसे तृतीय वर्ष के पेपर जो है 1857 के विद्रोह से पूर्व भी 1757 में जब से अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था उससे लेकर के पूरे कंपनी शासन के अधीन समय समय पर भारत के अलग अलग भागों में से जो विद्रोहों की ज्वाला भड़की जिसने कई बार विकराल रूप धारण कर लिया और कंपनी शासन को एक कठिनाई का सामना करना पड़ा, उनके बारे में बात करना ज़रूरी समझूंगी कि 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी और एकदम से ही असंतोष उभर करके आया हो। जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने भारत में सत्ता संभाली, सबसे पहले बंगाल में, तो उनके सत्ता संभालने के साथ ही जो सरकार की आर्थिक नीति, धार्मिक नीति, राजनीतिक नीति, सैनिक नीति सभी में एक परिवर्तन आया और भारतीय समाज के जो अंग थे जो कि काफ़ी समय से अपरिवर्तनशील चले आ रहे थे और जो चली आ रही व्यवस्था है सदियों से उसके आदतन हो चुके थे, वो इन परिवर्तनों को पचा नहीं पाए, कई बार धार्मिक कारणों से और कई बार जो है आर्थिक नीतियों के कारण समय समय पर विद्रोह भड़क उठे। इन विद्रोहों में से कुछ प्रमुख विद्रोहों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। कैसे इसने कंपनी को प्रभावित किया, सबसे पहले इनका टाइम पीरियड क्या था, किन क्षेत्रों में ये विद्रोह भड़का और किस तरह से इनको दबा दिया गया। सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं वो राजनीतिक धार्मिक आंदोलन है और कुछ आंदोलन ऐसे भी हैं जो अपदस्थ शासक थे उन्होंने विद्रोह करने का प्रयास किया या अपदस्थ शासकों के अधीन जो अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने भी कई बार विद्रोह करने का प्रयास किया। हालांकि उनको उन विद्रोहों में सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बना तो ये अभागे जो विद्रोह के संचालन करता थे वो हमारे आंदोलनकारियों के लिए एक नायक, एक हीरो के तौर पर उभर कर के सामने आए, इसलिए इनके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहला जिस विद्रोह की मैं बात करना चाहूँगी वो है फ़कीर विद्रोह। आपको पता ही है 1757 के बाद अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया था और 65 के बाद जो है वैध शासन स्थापित हो गया था। ये विद्रोह शुरू हुआ 1776-77 में, यानी कि द्वैध शासन के बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स की सरकार थी तब की बात है। यह जो है विद्रोह घुमक्कड़ मुस्लिम धार्मिक फ़कीरों का गुट था। इसके नेता थे मजमून शाह। इन्होंने 1776-77 में अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और ज़मींदारों और किसानों से धन की वसूली की। जब मजमून शाह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद चिराग अली शाह ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन ही था, मुस्लिमों तक ही सीमित था। कई हिंदू नेता भी थे, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये हिंदू थे। इन लोगों ने भी, इन नेताओं ने भी इस आंदोलन में अपने तरफ से जो हो सकी वो मदद करने का प्रयास किया। अगला हमारा आंदोलन है सन्यासी विद्रोह, जो कि आज भी अभी आपको बताती हूँ कि आज भी ये विद्रोह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये विद्रोह 1770 से 80 के बीच में बंगाल में हुआ। इसने जो है नई अर्थव्यवस्था से बंगाली में अंग्रेजी राज स्थापित होने के कारण ज़मींदार, किसान, शिल्पी सभी नष्ट हो गए थे। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और कंपनी के अधिकारियों की कठोरता जो थी लगान वसूलने में और विदेशी राज्य जो था, लोगों को लगा कि इसी के कारण अकाल पड़ा है। इसके अलावा एक दिक्कत ये आ रही थी कि जो लोग इतने वर्षों से तीर्थ स्थलों पर आ जा रहे थे दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए, उन पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों से जो है सन्यासी थे वो बड़े ही क्षुब्ध हुए, आक्रोशित हुए और सन्यासी तो शुरू से ही अन्याय के विरुद्ध लड़ने की उनमें एक परिपाटी थी। उन्होंने मिलकर जनता से मिले और कंपनी की कोठियों पर आक्रमण किए, कोषों पर आक्रमण किए। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े और बहुत लंबे अभियान के बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको दबा पाया। अब आज मैं बता रही हूँ ये विद्रोह हमारे लिए अभी भी महत्वपूर्ण क्यों है। इसी विद्रोह के आधार पर प्रसिद्ध साहित्यकार, जिनको कि राष्ट्रवाद का आप अगर साहित्य में कहो तो जनक कह सकते हो आप, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नामक उपन्यास की रचना की इसी विद्रोह
को केंद्र में रखकर कथानक जो है इसी विद्रोह से निकला था। और इस आनंद मठ में ही हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी के मार्फत लिखा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस विद्रोह ने जिस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा दी, उस उपन्यास में जो राष्ट्रभक्ति से सराबोर गीत था वंदे मातरम, वो आज भारत का राष्ट्रगीत है। अगला विद्रोह जो अपना है बच्चों, जिसकी बात कर रही हूँ, वो है पागलपंथी या फैराजियों का विद्रोह। पागलपंथ जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल में करमशाह ने चलाया था। करमशाह के बाद उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू, वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जो है ज़मींदार के मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह की घटना है 1813 के आसपास शुरू हुआ। 1825 तक आते आते काफ़ी पावरफुल हो गया। टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन गया। विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियों तक उपद्रव किए और ये जो है 1840 से लेकर के 50 तक ये पूरा क्षेत्र जो है उपद्रवग्रस्त बना रहा। फैराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के एक वासी थे, हाजी शरीयतुल्लाह। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, फैराजी संप्रदाय, इनके अनुयायी थे। ये लोग कई धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई। ये संप्रदाय भी ज़मींदार जो अपने किसानों पर अत्याचार करते थे उसके विरुद्ध था। फैराजी विद्रोह 1838 से लेकर 57 तक चलते रहे और अंत में जो ये इसके अनुयायी थे फैराजी के, बाद में वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। विद्रोह के समय मैंने बताया कि टीपू बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने एक जज, मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर तक की नियुक्ति कर दी गई थी। 1833 में ये विद्रोह कुचल दिया गया। सभी जो विद्रोहियों हैं उनको मार दिया गया, बम से उड़ा दिया गया। अगला आंदोलन अपने आता है वहाबी आंदोलन। अगर आपने वो वीडियो सुना हो जिसमें मैंने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए जो आंदोलन चले, उसके सेकंड पार्ट में मुस्लिम समाज के अंदर आंदोलनों में वहाबी आंदोलन भी था। तो ये शुरुआत तो जो है धार्मिक और सामाजिक रूप से हुई थी। वैसे तो ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम, पूर्व और मध्य भारत यहाँ तक सक्रिय था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था। वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे अब्दुल वहाब और भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता मिली सैयद अहमद बरेलवी से। सैयद अहमद ने पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेज़ों को अपदस्थ करने की योजना बनाई। वो मुस्लिम शासन वहाँ पर पुनः स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने की अनुमति दी और ट्रेनिंग करके खुद भी सैनिक वेशभूषा धारण की। सैयद अहमद ने 1830 में कुछ समय के लिए पेशावर पर अधिकार कर लिया, अपने नाम के सिक्के चलाए, लेकिन 1831 में इनकी मृत्यु हो गई। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का अगला केंद्र बना पटना। इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के नाम बता देती हूँ आपको: विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम, अब्दुल्ला आदि। इसके बारे में ये कहा जाता है, इस विद्रोह के बारे में, कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, हालांकि उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा था, लेकिन वहाबी विद्रोह इसकी तुलना में कहीं अधिक प्लान्ड था, संयोजित था, संगठित था और सुगठित था। हालांकि इसका चरित्र आप कह सकते हो कि मुस्लिमों तक ही सीमित है, सांप्रदायिक था, लेकिन कभी भी इसने हिंदुओं का विरोध नहीं किया। ये लोग भारत से ब्रिटिश शासन को अपदस्थ करके पुनः मुस्लिम राज्य की स्थापना करना इनका लक्ष्य था और इसी लक्ष्य से ये लोग प्रेरित थे। अब अगला जो है आंदोलन में आ जाती हूँ, कूका आंदोलन। 1860 से लेकर के 1870 तक इसकी अवधि हम कह सकते हैं। ये आंदोलन शुरुआत में धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही ये पॉलिटिकल आंदोलन में, राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। पंजाब में, वो भी पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान में जो आया हुआ है, इस आंदोलन की शुरुआत की कूका आंदोलन की भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। अनुयायी उनको सियान साहब के नाम से जानते थे। तो सियान साहब के नाम से चर्चित
भगत जवाहरमल ने इस आंदोलन की शुरुआत की और जो सिख पंथ में उस समय अंधविश्वास और जो बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने के लिए प्रेरित किया। जवाहरमल के बाद उसके शिष्य बालक सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ अपना हेडक्वार्टर या मुख्यालय बना दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हजारी नामक स्थान को। कूका आंदोलन बाद में जो है, हालांकि मैंने कहा कि सिखों में धार्मिक सुधार को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन पंजाब से बाद में अंग्रेज़ों को हटा देना और सिख प्रभुसत्ता की स्थापना करना ही इसने अपना लक्ष्य बनाया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने 1863 से 72 के बीच जोरदार अभियान चलाया। कूका आंदोलन के नेता राम सिंह कूका को सरकार ने डिपोर्ट कर दिया, निर्वासित करके रंगून भेज दिया। वही रंगून में ही उनकी 1885 में मृत्यु हो गई। तो अब तक तो मैंने थोड़े आंदोलनों की जो चर्चा की है वो बच्चों कह सकते हैं आपकी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, जिसमें कि कुछ धर्म के लोगों का विशेष प्रभुत्व है, चाहे फ़कीर हो, वहाबी हो, सन्यासी हो, पागलपंथी हो, कहीं ना कहीं ये धार्मिक संप्रदाय से प्रेरित हैं। अब उसके बाद आंदोलनों की अगली कड़ी में हम आते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार कायम हुई तो सरकार ने व्यवस्थाएं चेंज की, पुराने जो वंशानुगत पदाधिकारी हैं उनको हटाया और अपनी नई प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था से जिन लोगों को अधिक नुकसान हुआ वे लोग जो है वो इकट्ठा होकर के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े हो गए। इन्हीं में से एक विद्रोह था रामोसी विद्रोह। विद्रोह की शुरुआत हुई 1822 में। इस विद्रोह में बच्चों जैसा मैंने बताया कि मराठों की जो सेना होती थी उनमें सैनिक हुआ करते थे, तो और जो सिपाही थे उन सभी को जब ब्रिटिश शासन ने जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सभी मराठा सरदारों को परास्त कर दिया और उनकी सेनाएं भंग कर दी, तो जो सैनिक क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब उनके पास कोई दिक्कत थी, जब अपने गांवों में गए खेती बाड़ी करके काम करने लगे तो वहाँ भूमि कर बहुत ज़्यादा था। इसके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया। 1822 में रामोसियों ने महाराष्ट्र के सतारा के क्षेत्र में लूटपाट की। 1825 से 26 में बड़े भयानक अकाल और उस अकाल के कारण अन्न की कमी के कारण रामोसियों ने नेतृत्व किया, विद्रोह किया। इनके समय नेता थे उमाजी। ये घटना है 1825 से 26 के बीच की। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन ये खुद भी एक सैनिक जाति थी, वंशानुगत सैनिक थे ये लोग, तो इनको आसानी से कुचला नहीं जा सका। तो सरकार का रवैया जो है थोड़ा सा नरम पड़ा। इन्होंने रामोसियों को जो भूमि अनुदान दिए गए थे, जो लैंड ग्रांट्स दिए गए थे, वो वापस दिए और साथ ही साथ जो पहाड़ियों की पुलिस थी, जो कठिन काम था उनका, उनमें जो है रामोसियों को एक तरह से नौकरी दे करके उनके असंतोष को काफ़ी हद तक संतुष्ट करने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया। इसी तरह दो एक आंदोलन और भी आपको बता देती हूँ। गडकरी विद्रोह। ये विद्रोह हुआ 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। वे लोग थे जो मराठों के जो किले होते थे उनके अधिकारी हुआ करते थे, वंशानुगत थे, आनुवंशिक थे, पिता के बाद पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। इस तरह से उनको परमानेंट नौकरी मिली हुई थी। इन्होंने भी बढ़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध विद्रोह किया और इस विद्रोह को सरकार ने काफ़ी संघर्ष के बाद दबा दिया। इसके अलावा एक और आंदोलन 1844 में मराठाओं में ही शुरू हुआ, सामंतवादी विद्रोह। इसके नेता थे मराठा सरदार फोंड सावंत। इन्होंने और अन्य सरदारों और ईसाई भी थे इसमें, जिसमें अन्ना साहिब भी शामिल थे, के सहयोग से जो दक्षिण भारत के जो मुख्य किले थे उन पर पुनः कब्जा कर लिया। लेकिन सरकार ने जो है इस विद्रोह को जल्दी ही बड़ी दुर्दांततापूर्वक कुचल दिया। अब उसके बाद में ये तो आए अपदस्थ शासकों के, सामंतों के या उनके अधिकारी कर्मचारियों के विद्रोह। अब उसके बाद में हम विद्रोह की अगली कड़ी में जाते हैं। तो जिन राजाओं को हटा दिया गया था, चाहे कुप्रशासन के नाम पर, गोद निषेध के नाम पर या साम्राज्य अधिग्रहण के नाम पर, जिन जिन राजाओं को हटा दिया गया, कईयों ने तो शांतिपूर्वक अपमान का घूंट पीना उचित समझा, लेकिन कई लोग स्वाभिमानी थे जो कि इस अपमान के विरुद्ध उठ खड़े हुए और चाहे जीवन या मृत्यु हो लेकिन सम्मान से जीने की आकांक्षा के साथ ये लोग विद्रोह के मैदान में कूद पड़े। इन्हीं में से एक विद्रोह था
दीवान वेलुटम्पी का विद्रोह। 1808 और 9 में ये विद्रोह हुआ। त्रावणकोर, जो कि आजकल केरल में आया हुआ है, उसमें ये विद्रोह हुआ। दीवान वेलुटम्पी, इनसे जो है अंग्रेज़ों ने दीवान की गद्दी छीन ली थी और सहायक संधि कर दी थी। इसके कारण त्रावणकोर राज्य पर बहुत भारी टैक्स डाला गया, इतना वित्तीय बोझ कि सहन कर पाना मुश्किल था। तो दीवान वेलुटम्पी ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। सरकार ने जो है इस विद्रोह को बड़ी ही आसानी से दबा दिया और वेलुटम्पी के बारे में कहा जाता है कि इनको सरेआम जो है फांसी की सज़ा दी गई। गोलियों से घायल होने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी उनको सार्वजनिक रूप से अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया, ताकि जनता को ये पता चले कि विद्रोह करने वालों के साथ ब्रिटिश सरकार कैसा व्यवहार करती है और विद्रोह की किसी भी संभावना को कुचला जा सके और जनता में भय जो है वो फैलाया जा सके। इसके अलावा एक और विद्रोह जो है किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह है। 1824 से 29 के बीच हुआ। किट्टूर कर्नाटक में आया हुआ है। वहाँ के जब राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज़ों ने जो है उसके उत्तराधिकारी को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी, तो राजा की विधवा चेन्नम्मा ने रामप्पा की सहायता से विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया। इसके अलावा और कुछ विद्रोह हैं। 1835 में गंजाम के गुमसूर के जमींदार धनंजय भांजा ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ये भी विद्रोह कुचल दिया गया। 1840 से 41 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को अंग्रेज़ों द्वारा अपदस्थ करने के विरुद्ध कराड़ के धार राव ने सबसे पहले विद्रोह किया। 40-41 में इसका नेतृत्व किया। बुंदेला विद्रोह 1846 से 47 में कुर्नूल से बेदखल किए गए पॉलीगर नरसिम्हा रेड्डी सरकार द्वारा जब्त की गई पेंशन देने से मना करने पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। पॉलीगर तमिलनाडु के जमींदार थे जो हथियारबंद दस्ते रखते थे, तो शक्तिशाली तो थे ही, विद्रोह कुचल दिया गया। पाइक विद्रोह 1904 उड़ीसा में खुर्दा नामक स्थान पर हुआ। इस विद्रोह में खुर्दा के राजा ने पाइयों के सहयोग से संगठित किया। पाइक जो थे वही लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक थे। इस विद्रोह को भी जो है वो कुचल दिया गया। पाइक नेताओं का नेतृत्व किया जगबंधु ने और ये लोग आखिरकार अंग्रेजों से पराजित हुए और पुरी पर वापस से अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। तो बच्चों, ये थे 1857 के विद्रोह के अलावा समय समय पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो सामाजिक और धार्मिक या राजनीतिक कारणों से जो विद्रोह हुए उनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा एक और विद्रोह का स्वरूप और था जो जनजातियां थी, जो कि शुरुआत से ही आदिम काल से ही पूरे जंगली जीवन बिताती थी, जंगली उत्पादों पर ही निर्भर थी। समाज से उनका जो आधुनिक समाज है, चाहे ग्रामीण हो या शहरी समाज है, उनसे उनका नाता बिल्कुल कम था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के कारण इन आदिवासियों की, इन जनजातियों की जीवन पद्धति में जो परिवर्तन आए उसके विरुद्ध ये लोग उठ खड़े हुए और समय समय पर अलग अलग आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। हालांकि ये सारे विद्रोहों का अंत एक सा ही था, सभी विद्रोह समय रहते कुचल दिए गए, लेकिन इन लोगों को जो कि स्थापित नई व्यवस्था को आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, आगे चल कर के राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया जाना था। चाहे दीवान वेलुटम्पी, जिनका कि उदाहरण मैंने दिया कि उनको जो है सरेआम मृत्यु के बाद भी फांसी पर लगाया गया, चाहे उनका अंत कैसा भी रहा हो, लेकिन आज भी त्रावणकोर में अगर हम जाएं तो उनकी जो प्रतिमा है वो बताती है कि जनता के हृदय में, उनके मस्तिष्क में दीवान वेलुटम्पी की छवि आज कैसी है और उन्हें लटकाने वालों को कोई भी याद नहीं किया करता है। यही है इन विद्रोहियों की असली सफलता। धन्यवाद।